हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सेंट्रल बैंक। हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में और उसके बहुत सारे फंक्शंस। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल बैंक को जानते हैं कि सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी मतलब कि सुप्रीम बॉडी, इसके ऊपर कोई नहीं आता, ठीक है। सो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक जो कि पूरे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि जैसे हमारी कंट्री में आरबीआई सेंट्रल बैंक है, तो आरबीआई पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। आरबीआई के अंदर ही सारे कमर्शियल बैंक्स आते हैं और आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही सारे कमर्शियल बैंक्स फंक्शन करते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं इस सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। तो जो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री में, दैट इज़ आरबीआई, उसके पास अथॉरिटी होती है टू इशू दी नोट्स। मतलब कि जो भी नोट्स और कॉइन्स हमारे हाथ में हैं वो सब सेंट्रल बैंक इशू करता है, एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, ठीक है। उसके बाद बैंकर टू गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके गवर्नमेंट के टूवर्ड्स 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो गवर्नमेंट को 3 चीज़ों में असिस्ट करते हैं। सबसे पहले होते हैं वो गवर्नमेंट के बैंकर, मतलब कि वो गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। उसके बाद वो होते हैं गवर्नमेंट के एजेंट, मतलब कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करते हैं। उसके बाद होते हैं वो गवर्नमेंट के एडवाइज़र, जो कि गवर्नमेंट को फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड पॉलिसीज़ फ्रेम करने में हेल्प करते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो होते हैं बैंकर्स बैंक और होता है उनका सुपरवाइजरी रोल। तो सबसे पहले बैंकर्स बैंक को देखते हैं। तो जो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स के बीच का रिलेशन होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एक कमर्शियल बैंक और पब्लिक का होता है। मतलब कि जनरल पब्लिक जाके कमर्शियल बैंक में अपना पैसा रख सकती है, डिपॉजिट कर सकती है और लोन ले सकती है ज़रूरत पे। और वैसे ही जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकता है और लोन ले सकता है और बदले में उसको इंटरेस्ट देना या लेना पड़ता है। सो जैसा कि कमर्शियल बैंक और पब्लिक का रिलेशन होता है वैसे ही सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का भी रिलेशन होता है। उसके बाद जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज भी करता है और ये देखता है कि जो भी उसने पॉलिसीज़ बनाए हैं, जैसे कि सीआरआर से रिलेटेड या एसएलआर से रिलेटेड, तो वो सब कमर्शियल बैंक्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये भी वो सुपरवाइज करता है, ओवरसी करता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल बैंक्स होते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसे की ज़रूरत है और उनको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को अप्रोच करेंगे और उस टाइम पे सेंट्रल बैंक उनको हेल्प करेगा। मतलब कि कमर्शियल बैंक्स को अगर कहीं से भी लोन ना मिले तो उनके लिए लास्ट ऑप्शन होता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारी कंट्री के जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो आरबीआई के पास हैं और वही उनको मैनेज करता है। आरबीआई का एक ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट होता है जो कि बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट होता है, जिसमें कि फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड किया जाता है। और इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब इसको बहुत ध्यान से हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो एक मिस्टर एक्स है जिनका अकाउंट एसबीआई में है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से एक चेक मिलता है और जो मिस्टर वाई है उनका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। सो अब जो मिस्टर एक्स को चेक मिला एचडीएफसी बैंक का, वो ले जाके एसबीआई में डिपॉजिट कर देंगे और उनका तो काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अब ये एसबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एचडीएफसी बैंक से अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएं। सो अब अगर यहाँ पे चेक भी एसबीआई का होता तो एसबीआई इंटरनली ही पूरी फंक्शनिंग कर लेता, लेकिन यहाँ पे एसबीआई को एचडीएफसी बैंक से पैसे लेने हैं और एसबीआई बैंक में जो मिस्टर एक्स का अकाउंट है उसमें डालना है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों बैंक्स के बीच में सेंट्रल बैंक का रोल आता है। तो इन दोनों बैंक्स के बीच में सेंट्रल बैंक मीडिएटर का रोल प्ले करता है, दोनों बैंक्स को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये जो चेक है वो सेंट्रल बैंक से होता हुआ एचडीएफसी बैंक तक जाएगा। एचडीएफसी बैंक से पैसे सेंट्रल बैंक से होते हुए एसबीआई तक आएंगे और उस मिस्टर एक्स के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। सो ये होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। मतलब कि डिफरेंट बैंक्स के बीच में जो चेक्स होते हैं उनको क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरबीआई की होती है। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। मतलब कि अगर इकोनॉमी में
आरबीआई चाहे तो मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है अपनी मॉनेटरी कंट्रोल पॉलिसीज़ के साथ, जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन द अपकमिंग वीडियो। तो आरबीआई के पास बेसिकली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे कि वो कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करते हैं, और इन रिटर्न वो उस चीज़ का रिजल्ट हमको देखने को मिलता है कमर्शियल बैंक्स जिस तरीके से डील करते हैं जनरल पब्लिक के साथ। सो इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग अपकमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी कंट्रोल के। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप सेंट्रल बैंक के बारे में सभी फंक्शंस आपको क्लियर होंगे। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनके लिंक, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो टिल देन अ वेरी गुड बाय।